ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितम् कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्याये तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज की चर्चा का शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग 2078वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं और फरवरी माह की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का पहला अध्याय है विज्ञान की हिलती बुनियाद। हम सब लोग ध्यान पूर्वक सुने और अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर करें जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। विज्ञान एवं वैज्ञानिक चिंतन एक साधारण परंतु महत्वपूर्ण सोच पर आधारित है और उसी सोच ने विज्ञान को वो शक्ति एवं प्रभुत्व प्रदान किया है कि आज वैज्ञानिक परीक्षण पर खरी उतरी बात को लोग सहजता से स्वीकार कर पाने की स्थिति में रहते हैं। वो सच है, विश्वास करो, पर बिना परखे न करो। इसी एक सरल सोच ने, सामान्य सिद्धांत ने विगत 200 वर्षों में विश्व के मानचित्र को बदल करके रख दिया। इस सोच का मूल आधार इस तथ्य पर विकसित हुआ कि यदि एक ही वैज्ञानिक परीक्षण को कहीं पर भी दोहराया जाए और उसी प्रारूप का अनुपालन किया जाए जो मूल परीक्षण के समय किया गया था, तो उसका परिणाम समान आना चाहिए। चाहे बल्ब भारत में बना हो या जापान में, यदि वैज्ञानिक प्रक्रिया सही है तो उसे जलना चाहिए। गाड़ी का इंजन सही है तो उसे चलना चाहिए। फोन की बैटरी सही है तो उसे काम करना चाहिए। आज संपूर्ण विश्व को प्रभावित करते वैज्ञानिक परीक्षणों के पीछे यही एक सामान्य सिद्धांत कार्यरत है कि आप उसे कितनी बार भी दोहराएं, यदि प्रक्रिया एवं प्रारूप सही है तो परिणाम आता है और एक समान आता है। दुर्भाग्यवश विगत दिनों शोधों को प्रकाशित करने की अंधी दौड़ ने इस विश्वास को बहुत दुर्बल किया। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र को ही लें तो वहां प्रकाशित आधे से ज्यादा शोधों को दोबारा किए जाने पर उनका वो ही निष्कर्ष नहीं निकलता जो उनके ऊपर आधारित एवं प्रकाशित शोध पत्रों में दिखाया गया है। इमगन कंपनी जो कैंसर की दवाएं बनाती है, उसने 53 ऐसे शोध जिनमें कैंसर के विरुद्ध चमत्कारिक परिणाम मिलने की बात कही थी। उनमें से मात्र 6 ही पुनः परीक्षण में सत्य पाए गए। ये सिद्ध कर सभी वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया। बेयर नामक दवा निर्माता कंपनी को भी 67 प्रमुख शोधों को पुनः करने पर मात्र 1/4 में ही सफलता मिली। अकेले 2000 से 2010 के बीच ऐसे शोध जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल कहकर पुकारा जाता है और जिनसे मिलने वाले परिणामों के आधार पर बाजार में नई दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है, उन ट्रायलों या परीक्षणों में करीब 80,000 से ज्यादा मरीजों को वापस लौटना पड़ा क्योंकि वो शोध गलत सिद्धांतों पर आधारित थे। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर डेनियल काहन-मेन ने तो यहां तक कह डाला कि विज्ञान की ट्रेन जल्दी ही दुर्घटना का शिकार होने वाली है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आजकल हो रहे अधिकतर शोध प्राइमिंग का परिणाम है। प्राइमिंग को कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि यदि ऐसे माने कि हमारा मस्तिष्क एक बहुत बड़े पुस्तकालय की तरह से है और यदि कोई हमारे सामने दूध शब्द कहता है तो उससे जुड़ी चीजें गाय, दूध, घी, मक्खन, दही इत्यादि हमारे चिंतन में आना शुरू हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक शब्द का उल्लेख करने पर उससे जुड़ी दूसरी चीजों का मन में उभार आना प्राइमिंग है। समस्या ये है कि आजकल की ज्यादातर शोधें प्राइमिंग का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर यदि एक वैज्ञानिक शोध में लोगों से पूछा जाए कि आपको कुत्ते से डर लगता है और उसके तुरंत बाद एक ऐसी फिल्म दिखाई जाए जिसमें कुत्ता लोगों को काट रहा है, तो अधिकतर लोग उत्तर हाँ में देंगे। आजकल की ज्यादातर शोधें कुछ इसी तरह से अपनी इच्छा के परिणामों को लाने में प्रयत्नशील हैं, जिनके कारण उनकी वैज्ञानिक सत्यता सही नहीं मानी जाती है। यही कारण है कि शोधों को दोबारा से करने पर उनके वे परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए थे। ऐसी गलतियों से होने वाले दुष्प्रभाव भयावह हैं। अकेले 2012 में ओईसीडी देशों द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में $59 बिलियन अर्थात 4.93 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए और यदि वहां 53 शोधों में से मात्र 6 को ही पुनर्परीक्षण में सत्य पाया गया, तो उससे होने वाले आर्थिक नुकसान का और यदि वो दवाइयां बाजार में उतर चुकी थीं तो होने वाले शारीरिक नुकसान का अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। वर्तमान समय में एक शिक्षक से लेकर चिकित्सक के विषय में प्रगति के मानदंड शोध पत्रों के प्रकाशन पर निर्भर है। एनएएसी जो विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन हेतु बनाया गया परिषद है, वो प्रत्येक शैक्षणिक सदस्य 10 से ज्यादा शोध पत्रों के प्रकाशन पर जोर देता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के आचार्य से यह अपेक्षा है कि वो 5 वर्षों में न्यूनतम इतने शोध पत्र प्रकाशित करेंगे। इतनी कम अवधि में इतने ज्यादा शोधों को प्रकाशित करने की होड़ ऐसे तरीकों के इस्तेमाल की ओर वैज्ञानिक समुदाय को ले जा रही है, जहां प्रकाशन के लिए व्यक्ति अपने आंकड़ों से छेड़छाड़ करने के लिए विवश है। परिणाम स्पष्ट है। ऐसे शोध प्रकाशित होते हैं जिनको दोबारा दोहराए जाने पर उनका कोई परिणाम निकल कर नहीं आता और ये शोधों की वैज्ञानिक बुनियाद को सिर पर नकारता प्रतीत होती है। इसके साथ ही प्रकाशकों की सोच में आया बदलाव भी गलत शोध अध्ययनों के पीछे का बड़ा कारण है। 4600 से ज्यादा शोधों को देखने पर एडिनबरो विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ताओं को यह पता चला कि शोध पत्रिकाएं नकारात्मक परिणामों वाले शोधों को प्रकाशित नहीं करना चाहती। कहने का अर्थ है कि यह दवाई लेने से यह फायदा हुआ, ऐसे शोध तो प्रकाशित हो जाते हैं, पर फायदा नहीं हुआ ऐसे परिणाम आने पर शोध पत्रिकाएं उन्हें रिव्यू हेतु, समीक्षा हेतु भेज देती हैं। सरकारी नियामकों द्वारा जल्दी जल्दी शोध पत्रों के प्रकाशन का दावा फिर शोध करने वालों को मजबूर करता है और वो परिणामों को बदल करके भेजें। ये सारे घटनाक्रम ऐसे वातावरण को निर्मित कर रहे हैं जहां विज्ञान की मूलभूत सोच की वो परीक्षण पर खरा उतरता है, वो नींव बुरी तरह से हिलती नजर आती है। समय रहते वैज्ञानिक समुदाय इस गलती से उबर जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो जैसा प्रोफेसर काहन-मैन ने कहा, विज्ञान की ट्रेन का टकराना कहीं सुनिश्चित ना हो जाए। साथियों, बड़ी विडंबना है। हम सभी लोग वैज्ञानिक युग के प्राणी हैं। वैज्ञानिक युग में विज्ञान पर निर्भर हैं। व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए शोध, दूसरों के द्वारा पाए गए अनुभव के आधार पर अपना जीवन जी रहा है, पर यह किसी खतरे से खाली नहीं है। किसी और ने शोध किया, उस शोध के परिणाम को सकारात्मक रूप से दर्शाने के लिए उसने आंकड़ों से छेड़छाड़ की। ये विश्वासघात है समाज के सामान्य लोगों के प्रति।
और उनके द्वारा शोध पर की गई दवाएं बाजार में आने लगीं और उन बाजार में आने वाली दवाओं को हम खरीद रहे हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो दवाएं ही गलत हैं, वो शोध गलत है। वो फायदा पहुंचाने की अपेक्षा उसके बजाय वो नुकसान भी बहुत हद तक पहुंचा सकती हैं। इसीलिए इसीलिए विज्ञान से कई अधिक गुना बेहतर अध्यात्म है। यहाँ किसी अन्य के अनुभव पर आपको जीवन नहीं जीना है, बल्कि अपने अनुभव पर आपको जीवन जीना है। ये बड़ी विशेष बात है। खांसी आ रही है, पित्त की समस्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, तो अब विज्ञान तो पदार्थों पर निर्भर है, पर अध्यात्म पदार्थों पर नहीं, चेतना पर निर्भर है। अब खांसी आवे, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटे, तो एलोपैथिक दवाइयों को लिया जाए जो शोध के आधार पर निकल करके आई हैं, उनसे लाभ होगा कि नहीं होगा, यह संदेहास्पद है। लेकिन अब आध्यात्मिक जगत में आप इसका उपाय खोजें तो ये कहा गया है कि भाई तुलसी के पत्ते को चबाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तुलसी के पत्ते चबाने से पित्त की समस्या घटती है। अब ये आध्यात्मिक प्रयोग है, ये हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, ये इसका परिणाम संदेहास्पद है ही नहीं, ये जान लीजिए। पर अब विज्ञान के दुरुपयोग ने अध्यात्म के जगत को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब जो तुलसी का पौधा प्राकृतिक रूप से पनपा बड़ा हुआ, अब वही तुलसी का पौधा रासायनिक केमिकल्स के द्वारा बने और वही तुलसी का पौधा प्रदूषित वातावरण में बने, तो उसके भी प्रभाव में कमी आएगी। हर तरीके से साथियों विज्ञान के द्वारा लाभ कम है और नुकसान सर्वाधिक है, सर्वाधिक। इसीलिए हम सब लोगों को आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ना चाहिए, जाना चाहिए। तभी तो साथियों जीवन सही हो पाएगा, जीवन की समस्याओं का सही समाधान हो पाएगा। और सुनिश्चित समाधान, चिरकालीन समाधान, शाश्वत समाधान तभी संभव है। अब अगला अध्याय है भावनाओं के उत्थान का आधार प्रेम। ये दूसरा और अंतिम अध्याय आज का हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर साथियों सत्र को विश्राम देंगे। आज से सुल्तानपुर में पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए आप सब लोगों को ये रिकॉर्डेड वीडियो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि स्वाध्याय के समय हम मंच पर होंगे। भावनाओं के उत्थान का आधार प्रेम। जिसमें ऊंचा आदर्श और शुद्धता हो, वही सच्चे प्रेम के योग्य होता है। भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, सभी संबंधों में यदि प्रेम सच्चा है तो वह एक दूसरे को ऊंचा उठाने वाला, आत्मा को उन्नत करने वाला होना चाहिए। सच्चा प्रेम तभी टिकता है जब वह त्याग और अनुशासन से भरा हो। यदि वह वासना, स्वार्थ या मोह से जुड़ गया तो उसका स्वरूप बदल जाता है। मोह, लालसा और आसक्ति से प्रेरित प्रेम बंधन बन जाता है, जिससे न तो आत्मिक उन्नति होती है, न ही वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। सही बात है साथियों, प्रेम सच्चा वही है, टिकता वही है जिसमें त्याग और अनुशासन हो। प्रेम का उद्देश्य आत्मविकास और दूसरों की आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना है। इसके लिए संयम, विवेक और पवित्रता जरूरी है। सच्चे प्रेम में न तो अधिकार का भाव होता है और न ही स्वामित्व का, उसमें होता है केवल देने का भाव, निस्वार्थ सेवा और त्याग। यदि कोई व्यक्ति प्रेम में डूबा है तो उसमें एक पवित्र आकर्षण होता है जो प्रेरणा देता है, बंधन नहीं बनाता। लेकिन यदि वह आकर्षण शारीरिकता या भावनात्मक निर्भरता में बदल जाए तो वह पतन का कारण बनता है। इसलिए प्रेम का प्रयोग केवल उच्च स्तर पर ही करना चाहिए, जहां आत्मा की पुकार, सेवा का भाव और आदर्शों की रक्षा होती है। नारी पुरुष, माता पिता और संतान, गुरु और शिष्य, देश और समाज के लिए प्रेम उसी समय सार्थक होता है जब वह लोक मंगल से जुड़ा हो। छोटे स्वार्थों, वासनाओं और लालसाओं से परे उठकर
जब प्रेम का स्वरूप निर्मल, आदर्श और त्यागमय हो, तब वह यथार्थ में प्रेम कहलाने के योग्य बनता है। वह प्रेम केवल दो आत्माओं को जोड़ता है, बल्कि समूचे समाज को दिशा देने में सक्षम होता है। सच्चे सहृदय और सज्जन लोग दूसरों के साथ पूरी निष्ठा, समर्पण और स्नेह भाव से जुड़ते हैं। इस जुड़ाव में अपने स्वार्थ या लाभ की भावना नहीं होती। यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के दुख को भी अपना ही दुख मानकर सहायता करता है। यह संबंध आत्मीयता, संवेदनशीलता और करुणा पर आधारित होता है। भावुकता का मतलब है किसी बात को भावों की गहराई से महसूस करना। जैसे साहित्य, संगीत, नाटक, चित्र आदि के माध्यम से भावनाएं व्यक्त होती हैं, वैसे ही सामाजिक जीवन में भी यह भावुकता लोगों के बीच सच्चे संबंध बनाने में सहायक होती है। जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में साझेदारी करते हैं, तो समाज में आत्मीयता और सौहार्द का वातावरण बनता है। अक्सर देश और समाज में यह भावना कमजोर हो जाती है। लोग केवल अपने स्वार्थ, आराम और सुविधा में डूबे रहते हैं। लेकिन यदि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह दूसरों की सहायता करेगा, तो दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है। दूसरों के दुख को महसूस करना, उनकी सहायता करना, उन्हें सहारा देना ही सच्ची मानवता है। मानवता का यह गुण व्यक्ति को न केवल सामाजिक रूप से मूल्यवान बनाता है, बल्कि आत्मिक संतोष भी देता है। इसके विपरीत जो लोग केवल अपनी सुविधा और सुख के बारे में सोचते हैं, वे अंततः अकेले और असंतुष्ट रह जाते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाता है, तो वह दूसरों के कष्टों को समझने और हल करने की क्षमता पा लेता है। यह केवल दान या सेवा की बात नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील जीवन दृष्टि की आवश्यकता है। इसलिए जब हम दूसरों की पीड़ा को देखकर चुप नहीं रहते और उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी समाज में सच्चा परिवर्तन आता है। यही सच्चा धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग है, जो हमें अपने भीतर की मानवता से जोड़ता है। गिरते और थकते व्यक्ति को ऊर्जा देने के लिए प्रबल शक्ति की जरूरत होती है। प्रेम का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह मनुष्य को थकान, निराशा और असफलता के अंधकार से निकाल सकता है। प्रेम एक सशक्त प्रेरणा है, जो मनुष्य को चलाने और ऊंचाई तक ले जाने वाली सर्वोत्तम शक्ति है। मन को जीतने और प्रसन्न रखने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। किसी को रास्ते पर लाना हो, सच्चाई के पथ पर चलाना हो, तो प्रेम पूर्ण व्यवहार से किया जाए। शुष्क नैतिक प्रवचनों की अपेक्षा प्रेम भरा व्यवहार अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए जीवन में प्रेम भावना का विस्तार करना बहुत जरूरी है। प्रेम करना कोई कमजोरी नहीं है, यह उच्चतम शक्ति है। सच्चा प्रेम साहस, संयम, सहानुभूति, त्याग, सहिष्णुता और उदारता जैसे श्रेष्ठ गुणों से भरा होता है। केवल भावना नहीं, व्यवहार में भी वह झलकना चाहिए। हमारा प्रेम सीमित, स्वार्थ से प्रेरित और परिस्थितियों पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह ऐसा हो तो वह केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। प्रेम को सच्चे अर्थों में जीवन में उतारने के लिए जरूरी है कि हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपमान, क्रोध, मोह और संकीर्णताओं से ऊपर उठें। हम लोगों की कमजोरियों को क्षमा करना सीखें, उनके दुख सुख में साझेदारी करनी चाहिए और उनका भला करने का भाव रखना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है। जब व्यक्ति समाज, देश और समस्त मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है, तब उसका प्रेम व्यापक हो जाता है। उसे किसी एक व्यक्ति, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रेम वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। वह सच्चा दीपक है जो बिना तेल के भी जलता है, क्योंकि उसमें आत्मा का प्रकाश होता है। हमें चाहिए कि प्रेम का दीप जलाए रखें और उस दीप की लौ से अपने आसपास को आलोकित करें।
वही व्यक्ति सच्चा प्रेमी कहलाता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को उजाला देता है। कितना सुंदर भाव है साथियों। प्रेम की सच्ची परिभाषा, प्रेम की सच्ची व्याख्या इस अध्याय में हम सबको प्राप्त होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम हो तो व्यक्ति में सदैव आनंद की स्फुरना प्रज्वलित होती रहे, प्रवाहित होती रहे, उत्पन्न होती रहे, और उस व्यक्ति के नाते फिर परिवार और समाज में भी चारों ओर आनंदमय वातावरण बने। मोक्ष अर्थात मुक्ति, कषाय कलमसों से मुक्ति, दोष दुर्गुणों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति। यही भव बंधन है जो मनुष्य को लिप्साओं और कुत्साओं के रूप में अपने बंधनों में बांधता है। यदि आत्मशोधन पूर्वक इसे हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जीवित रहते हुए भी। इस तरीके से साथियों ये दोनों अध्याय बड़े ही मार्मिक थे। एक वैज्ञानिक जगत की ओर हमारा दृष्टिकोण आकर्षित करता है, और एक साथियों हमारे भीतर सच्चे और पवित्र प्रेम को जागृत करने की प्रेरणा देता है। आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। कल पुनः ठीक समय पर स्वाध्याय में हम लोग जुड़ेंगे। आप सब लोग साथियों खूब अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम साथियों। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।